हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ की नई वीडियो में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 15 सेकंड बोलना चाहता हूँ। तो सीन ये है कि भाई देखो, ऐसा मैं कोई बड़ा यूट्यूबर रहा नहीं हूँ, तो ना ही मुझे ऐसा खास कोई थंबनेल बनाना आता है, ना ही मेरे पास ऐसा डिजिटल बोर्ड वगैरह है। पर मेरे पास है नॉलेज आपको समझाने की, आपको जो ये कंटेंट दे रहा हूँ एकदम बेस्ट क्वालिटी का देने की। आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो आजकल की कोचिंग के वगैरह जैसा मैं आपको डिजिटल बोर्ड या वो शॉर्टकट अर्जुन बैच वो वगैरह नहीं चला पाऊँगा, पर इसमें जो आपको कंटेंट मिल रहा है ये भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सबको पता है, फेमस बुक है। अगर आप एक बार मेहनत कर लोगे तो इसको पूरा पढ़ के फिर आपके बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं और उनके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल बायो है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मैं लक्ष्मीकांत यूज़ कर रहे हैं बुक के तौर पे वो एकदम लेटेस्ट एडिशन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट से कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिलेगा आपको एकदम करंट और लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। चलो हम पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 20 है। इससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनका मैराथन क्लास भी मैं जल्द लाने वाला हूँ। तो इसमें है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिचय व संवैधानिक स्थिति कि संसदीय व्यवस्था भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य बनाम सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति राज्य या देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये आपको याद रखने वाली है, इसकी बात है नहीं इसमें। अब देखते हैं हम इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो मिलता है आर्टिकल 75, इसे आप याद रख लीजिए। अनुच्छेद 75 संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वह संविधान में निर्वाचन और नियुक्ति की अलग से विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बोला गया है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बहुमत का नियम, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री क्या नियुक्त करता है। विवेक एवं स्वतंत्रता का प्रयोग, विवेक और स्वतंत्रता का प्रयोग, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देता है। प्रथम प्रयोग किया गया था 1979 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद चरण सिंह की नियुक्ति में। तो आप याद रख सकते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो जिसके पास सबसे बड़ा दल है उसको गठबंधन करके अपनी सरकार पूरी करने का समय दिया जाता है, 1 माह का समय दिया जाता है। और सर्वप्रथम 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चरण सिंह की नियुक्ति के समय पे यह किया गया था। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की पुरानी पर पार्टी जैसे गुलजारी नंदा को अनदेखा किया। तो क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को नियुक्त कर दिया था। बहुमत सिद्ध करने की समयावधि, दिल्ली उच्च न्यायालय 1980 के अनुसार नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है, पहले नियुक्ति होगी फिर यथोचित समय में बहुमत सिद्ध करना होगा। अब है गैर सांसद की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के 1996 के निर्णय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि में उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंतर्गत में किसी भी सदन में क्या लेनी पड़ेगी, अपनी सदस्यता, चाहे वो अपना लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी ले, पर उसे सदस्यता लेनी। इसके बाद हम देखते हैं बहुमत सिद्ध करने की सदन की सदस्यता। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा से थे। तो आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हो, किसी भी सदन से हो सकता है। परंतु ब्रिटेन में केवल निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होती है हमारे यहाँ, उनके वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, उनके वहाँ ये रूल है कि निम्न सदन से होना चाहिए। अब देखते हैं शपथ, पदावधि और वेतन। शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ये पद धारण करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे बर्खास्त कर दे, जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। तो ये संविधान में लाइन दी गई है। हालांकि 5 वर्ष के लिए लोकसभा रहती है, प्रधानमंत्री रहता है, अगर उसका बहुमत बना रहे तो। वेतन भत्ते, अब कहने को तो बोला गया है संविधान में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, पर यह जरूरी नहीं है।
अगर रियल टीम देखेंगे तो वो जब तक उसका बहुमत है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। वेतन और भत्ते महाभियोग के द्वारा मतलब विघटन करना है तो क्या है, उसके आगे रूल हैं, हम वो पढ़ेंगे कैसे कैसे सरकार विघटन हो सकती है, उसका बहुमत नहीं हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अब वेतन भत्ते देखते हैं। संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। संसद सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते प्लस व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि इसको प्रधानमंत्री को दी जाती हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले आता है काम मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करना, केवल उन्हीं की नियुक्ति हेतु जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करे। तो ये राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु किसकी सिफारिश पे करता है, प्रधानमंत्री पर। मंत्रालयों को क्या करता है, आवंटन और फेरबदल भी कर सकता है। तो आवंटन कैसे, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाना है, तो ये सब किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और निर्णय को प्रभावित करना। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। सामान्य मंत्री केवल पद रिक्त होता है। तो इसे आप समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रधानमंत्री की पद रिक्त होता है या त्यागपत्र देता है या मृत्यु होती है तो पूरी ही मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने ही सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के थ्रू अपने पद पर नियुक्त करवाया है। लेकिन अगर सामान्य मंत्री का पद रिक्त होता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उसी का पद रिक्त होता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री। संघ के कार्यकलापों के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनों की जानकारी राष्ट्रपति को देना। तो इसे क्या है, जो भी संघ के कार्य चल रहे हैं तो उनकी जानकारी किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को। किसके थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श, भारत का महान्यायवादी, कैग हो या यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य हो या मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो हालांकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के थ्रू होती है, लेकिन उनकी सिफारिश या परामर्श कौन करता है, तो वो करता है प्रधानमंत्री। संसद के संबंध में देखेंगे हम। केवल निचले सदन लोकसभा का नेता होता है। तो संसद के संबंध में क्या है कि वो निचले सदन और लोकसभा का क्या होता है, नेता। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान की क्या करता है, सलाह देता है। किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की क्या कर सकता है, सिफारिश। और सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की क्या करता है, घोषणा। तो एक और फैक्ट आप याद रखिए कि सत्र को आहूत करना हो, सत्रावसान करना हो, सत्र को बुलाना हो, ये सभी कार्य राष्ट्रपति को होते हैं। पर लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका सिर्फ एक ही कार्य होता है, उसे आप याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर सत्र को स्थगित करना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो आप याद रखना। इसके अलावा जो भी कार्य आते हैं, आहूत करना हो, सत्रावसान करना हो, तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। अन्य भूमिका हम देखेंगे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष। याद रख लीजिए, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष। राष्ट्र की विदेश नीति को अंतिम रूप देने वाला कौन होता है, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, आपदा प्रबंधन का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका पर अन्य विद्वानों के कथन। परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो लॉर्ड मोरले ने बताया था कि समानों के बीच प्रथम प्राइमर्स इंटर पेयर्स एवं कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर। तो इतनी जटिल शब्दावली का सिंपल सा अर्थ यह है कि सभी मंत्री होते हैं, वो समान होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, प्रथम होता है, इसलिए प्रधानमंत्री है। सर विलियम बर्नोर हरकोर्ट ने बोला था कि तारों के बीच में ये क्या है, चंद्रमा है। जेनिंग्स ने कहा वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह मतलब क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। लास्की ने बोला था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के निर्माण का केंद्र बिंदु है, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। मुनरो ने बोला था वह राज्य रूपी नौका का कप्तान है। रैमजे मेयर ने बोला राज्य के जहाज का मल्ला है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सब मोस्ट नहीं है, सिर्फ BR अम्बेडकर का आप याद रख लीजिए, यही मोस्ट है। तो BR अम्बेडकर ने बोला था हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वास्तविक शक्ति किस में होती है, प्रधानमंत्री में। और अमेरिका में राष्ट्रपति में ही प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको आप याद रखेंगे। तो कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं।
तो एक है मोरारजी देसाई, बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे 1952 से 56 व प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बने थे प्रधानमंत्री 1977 में। अब चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1967, 68 और 70 में। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के क्या थे मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी इनकी 1989 से 90। तो कुल 6 हम 3 देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फिर 3 आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1971 से 73 में। वह दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1991 से 96 में, और उनकी टाइम पर क्या आया था एलपीजी रिफॉर्म्स। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे संयुक्त मोर्चा सरकार 1996 में। नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने 2001 से 14 तक, और प्रधानमंत्री मई 2014 से क्या निरंतर हैं अब तक, आप सभी जानते होंगे। तो इसमें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीधी बात होंगी, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका मेरा दोनों का टाइम क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एकदम ऑथेंटिक, और एग्जाम में जो डायरेक्ट आएँ। और आजकल जो पैटर्न बदला है उसमें क्या फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ थ्योरी बेस्ड नॉलेज भी आता है, उसी को ध्यान में रख के लेटेस्ट एडिशन से क्या बनाए गए नोट्स। तो आप एकदम निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर पढ़िए, बार बार सुनिए, याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कार्यवाहक सरकार। तो ये क्या अवधारणा, संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, यह एक स्थितिजन्य व कार्यात्मक आवश्यकता है। प्रकृति लोकसभा भंग होने के बाद से एक नई चुनाव व नई सरकार के गठन तक दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाने हेतु पुरानी मंत्रिपरिषद जारी रहती है। तो कार्यवाहक सरकार मतलब ऐसा क्या है, भारत में इसका कोई प्रत्यक्ष विधान नहीं है, फिर भी ये चलती है। और मतलब वो जो अपोनेंट दल होता है, विपक्ष पार्टी होती है, वो क्या है और उन चीज़ों पे मुद्दा उठाती है, वो करती है। अब देखते हैं सीमित भूमिका। तारकुड़े समिति 1974 से 75, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1979 के अनुसार कार्यवाहक सरकार नई नीतियों की शुरुआत, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा और प्रशासनिक नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है, केवल अत्यावश्यक राष्ट्रीय हित के रूप में कार्य कर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो कुछ भी बोले तो उसको क्या नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा, उनके बेस पे नीति नहीं आएगी। जो सत्ता पक्ष में वही नीति ला सकती है, वो सिर्फ क्या कर सकती है, विपक्ष पार्टी है या कार्यवाहक जो सरकार है केवल अत्यावश्यक राष्ट्रीय हित के रूप में कार्य कर सकती है। तो देखिए इसमें बहुत सारे वैसे भी फैक्ट आते हैं, जैसे तारकुड़े समिति उच्च न्यायालय वाला ये निर्णय आया, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये याद नहीं रखने। जो याद रखने उनको मैं 2-2 बार 3-3 बार रिपीटेशन कराऊंगा और आपको बोलूँगा, वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य अनुच्छेद, ये आपको याद रखने हैं। तो जो भी हैं उनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति को सहयोग व परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, अहर्ताएँ और वेतन भत्ते, इनका निर्णय करने में कौन सहायता करता है, तो वो करता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के क्या लगते हैं, सिग्नेचर वगैरह लगते हैं। और जितने भी भारत के कार्य होंगे वो किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति के। पर रियलिटी में उनको करता कौन है, तो वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है वास्तविक रूप से। तो अनुच्छेद 78 में देखेंगे राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर 20 होता है ख़त्म। बार बार देख लीजिए क्लास को, 2-3 बार आप देखोगे रिवाइज हो जाएंगे और PDF नोट्स। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई यूट्यूब एड्स नहीं आएंगे, ये यूट्यूब एड्स की फ्री क्लास है। तो आप देखिए आगे चैप्टर आता है 21, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो संवैधानिक प्रावधान देखिए, इन सब के आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए, मेरा जो चैनल है उस पर आप जाएंगे तो उसका जो बायो रहता है चैनल का, उसमें मैंने टेलीग्राम दिया हुआ है जो नया बना है। तो जितने मैं पुराने भी जो भी करा चुका हूँ उसके वहाँ अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए मैराथन भी लाऊंगा। आज तक मतलब 1-2 दिन का ये ब्रेक लिया था मैंने, ये इसीलिए लिया था कि आपको कल से जितना मैं पढ़ा दूँ उसे रिवीजन के लिए मैराथन भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और कल से MCQ बैच का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जो PYP प्रीवियस ईयर पेपर में आए और कैसे उनको करना चाहिए, कैसे उनकी मतलब वो विधि होती है, मैं आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जैसा आजकल पेपर पैटर्न बन गया है, सिर्फ आप नॉलेज की बेस पे पेपर को नहीं फाइट कर सकते हो, उसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ कॉमन सेंस आना चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो
आजकल ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है कि 4 ऑप्शन का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन का नॉलेज होना एकदम ऐसा मान लो इम्पॉसिबल सी बात है। आपको 2 का पता है, 3 का पता है, पर 1-2 फिर भी बच गए। तो उनको कैसे टैकल करना है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिप्स में एक और सीरीज़ चलाने वाला हूँ, PYQ बैच। उसमें क्या है, हम पॉलिटिकल का जो यहाँ पे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद वहाँ पे वो MCQ करेंगे, और MCQ को कैसे करना है, आपको एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, ये नॉलेज सीखने में मैंने, आपको तो छोटी बात लगती होगी, पर मैंने समथिंग इसमें 2 साल दिए कि कैसे करना चाहिए। हर एक पेपर का इतना डीप एनालिसिस कर करके वो सब आपको मैं बहुत ही छोटी सीरीज़ में समझा दूँगा। तो कल से वो स्टार्ट करेंगे हम, मैराथन बैच प्लस MCQ बैच, जितना हम पढ़ा चुके हैं, और ये रनिंग तो ये चलता ही रहेगा चैप्टर वाइज जो चल रहा है। अब देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये हमारा नया चैप्टर है, आर्टिकल मतलब चैप्टर 21 है ये, तो बहुत छोटा सा है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। तो 74 में बोला गया, अनुच्छेद 74 में, कि राष्ट्रपति को परामर्श, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्य प्रधानमंत्री होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दी गई थी। मंत्री द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। तो ये उस टाइम पे क्या है, कन्फ्लिक्ट चला था कि भाई कौन टॉप पे है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है या संसद टॉप पे है या राष्ट्रपति टॉप पे है, सबसे ज़्यादा शक्ति किस में है। तो लास्ट में इस सारी कन्फ्लिक्ट लड़ाई का अंत किया था केशवानंद भारती केस ने, कि हर चीज़ मतलब उसके आधार पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट संविधान ही टॉप पे निकला। तो इसमें देखिए ये बोला गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह क्या बना दी, बाध्यकारी। कहने को तो सलाह है, सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती है, पर हमारे संविधान में जो ये अनुच्छेद हुए हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक ही व्यक्ति में इतना शक्ति नहीं आ जाए, तो मंत्रिपरिषद की सलाह कैसी होती है, बाध्यकारी होती है। अब देखते हैं UN राव केस 1971। लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है बिना सलाह के, राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, असंवैधानिक। शमशेर सिंह केस होता है 1970। ये आपको केस याद रखने नहीं है, सिर्फ आपको ये लाइन समझ लेनी है। राष्ट्रपति की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि ना होकर मंत्रिपरिषद की क्या होती है, संतुष्टि होती है। अब देखते हैं आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। और राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। इसके बाद देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आपको ये बहुत वेरी मोस्ट फैक्ट याद रखना है कि ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में, कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित, तो वो लोकसभा की संख्या जो होती है उसका 15% से अधिक नहीं होगी। अब दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सांसद मंत्री पद हेतु भी क्या होगा, अयोग्य होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कहने वाली बात है, नहीं करते हैं। उनकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और जब तक उनका बहुमत है तब तक वो बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये आपको वेरी मोस्ट है, आपको याद रखना है। जो ये मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं आर्टिकल 77। भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी, सिर्फ नाम पर की जाती हैं, पर वास्तविक शक्ति किस में होती है, प्रधानमंत्री में। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो स्लाइड नंबर आती है आपकी 4 में जो भी चीज़ें हम आपको ख़त्म करवाते हैं, छोटा सा चैप्टर बचा है। तो देखिए अनुच्छेद 88, सदन में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में कर सकते हैं जिनका वह सदस्य है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मंत्री जो होते हैं वो किसी सदन में भाग ले सकते हैं, कार्रवाइयों में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान उसी सदन में करेंगे जिसका वो सदस्य हैं। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं वो आप समझिए। अब होता है एक सामूहिक उत्तरदायित्व, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, वो आगे भी समझेंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व देखते हैं जो दिया गया है आर्टिकल 75 में। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो पूरी मंत्रिपरिषद राज्यसभा के मंत्रियों सहित को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होगा। मतभेद होने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरण 1953 में BR अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल पर, CD देशमुख का राज्य पुनर्गठन पर, और आरिफ मोहम्मद का 1986 में त्यागपत्र। सिंपल सी बात यह है कि ये सामूहिक रूप से किसके ऊपर उत्तरदायी होते हैं, एक तो लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव पत्र हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद, चाहे राज्यसभा में ही क्यों ना हो सदस्य, सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये बहुत मोस्ट है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है।
और राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्तिगत मंत्री को हटा सकता है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन के विपरीत, जहां राजा कभी गलत नहीं हो सकता नियम है और मंत्री प्रति हस्ताक्षर कानूनी रूप से अनिवार्य है, भारत में मंत्रियों की ऐसी कोई विधिक जिम्मेदारी का उपबंध नहीं है। मतलब ये ब्रिटेन से हमारी संसदीय व्यवस्था थोड़ा सा अलग है। वहाँ क्या होता है, पूरी सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है, संसद में। संसद जो बोल दे वही कानून है, वही लॉ है, वही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मंत्रियों के ऊपर भी और अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, प्लस में सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और किसी भी विधेयक को मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। अब देखते हैं आगे मंत्रिपरिषद की संरचना एवं श्रेणी। तो मंत्रिपरिषद की संरचना एवं श्रेणी में आप देखेंगे कि त्रिस्तरीय श्रेणी होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। इसको आप समझिए, बार बार आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो आज क्लियर हो जाएगा। तो एक क्या होता है, कैबिनेट मंत्री, ये सबसे टॉप पे होते हैं, तो इनको समझते हैं। इनको क्या मिलते होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय। जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर है अपना, है निर्मला सीतारमण, या फिर अपना एजुकेशन मिनिस्टर है जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिसको इस्तीफा दिलवा दिया गया है। यूथ की जीत थी वो, जितने भी मतलब करप्शन होंगे तो भाई इस्तीफा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात थी, बहुत बढ़िया हुआ था। और आगे देखते हैं कैबिनेट मंत्री मतलब महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह, रक्षा, वित्त, विदेश वगैरह ये मंत्रालय किसको दिए जाते हैं, मंत्रियों को दिए जाते हैं। ये कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं व नीति निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्री के साथ इनको हेल्पर या सहयोगी रूप में लगाया जाता है। सामान्यतः कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन विशेष आमंत्रण पर ही ये आते हैं। इसके अलावा होता है उपमंत्री, कोई स्वतंत्र प्रभार इनको मिलता नहीं है, केवल प्रशासनिक और संसदीय सहायता प्रदान करते हैं। अब होता है एक संसदीय सचिव, ये मंत्रिपरिषद के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये केवल वरिष्ठ मंत्रियों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, अगर कोई सहायता लेना हो। कुल मिला के बात ये, संसदीय सचिव जो होते हैं वो सब IAS ऑफिसर होते हैं। जब ज़्यादा एज पे इनका प्रमोशन के बाद ये सचिव बन जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है। तो ये IAS ऑफिसर में नॉलेज होता है, तो ये उनको प्रधानमंत्री क्या इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास लोगों की समझ है कि लोगों में सरकार में क्या होना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, पर उनको जो फैक्चुअल नॉलेज है वो कौन देता है, IAS ऑफिसर, कि कैसे चलना चाहिए। तो उसके लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। तो ये भी दो शब्द हैं, इन दोनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए पहले निकाय का आकार, मंत्रिपरिषद होती है विशाल निकाय की, 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं, लघु होती है उससे। उसके बाद देखते हैं संरचना, कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आता है, उप मंत्री आता है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। संवैधानिक स्थिति देखेंगे, मूल संविधान के अनुच्छेद 74-75 में वर्णित विस्तृत संवैधानिक निकाय है। अब क्या मंत्रिमंडल क्या होता है, 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा केवल अनुच्छेद 352 में इनको क्या किया गया है, शामिल। कार्यप्रणाली देखते हैं, एक निकाय के रूप में सामान्यतः सामूहिक बैठक नहीं करते हैं और मंत्रिमंडल की क्या चलती है, नियमित बैठक चलती हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं। अब देखते हैं शक्तियाँ, तो इनकी शक्ति क्या है, कागजी रूप में समस्त शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं मंत्रिपरिषद को, और मंत्रिमंडल का वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ये क्या करते हैं, प्रयोग। तो देखिए अब छोटा सा चीज़ ये और बचा है। अब देखिए आप आंतरिक या किचन कैबिनेट, तो ये शब्द है, शब्दावली है, इसको आप समझिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अर्थ क्या है। ये एक अनौपचारिक और एक छोटा निकाय होता है जिसमें प्रधानमंत्री के अत्यंत करीबी 2-4 प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री, मित्र, परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है, जैसे प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेना है तो उसने मंत्रिमंडल में बात कर ली, सब जगह बात कर ली, फिर भी उसको आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। जैसे हम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम क्या बाद में अपने मित्र वगैरह से बात करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो इसी प्रकार से वो क्या अपना आंतरिक या किचन कैबिनेट बोलते हैं, उनको बना के रखता है, जिसमें क्या है कोई कैबिनेट का मंत्री भी हो सकता है, मतलब वो सब करीबी होते हैं, या कोई दोस्त भी हो सकता है, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। तो उससे लास्ट में वो क्या ले लेता है, परामर्श, कि भाई ये सब ठीक है, मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब वही है। कारण क्या है, त्वरित निर्णय लेने, गोपनीयता बनाए रखने, बड़े आकार के कारण होने वाली देरी से बचने। कि प्रधानमंत्री को मतलब ये खुद पे भरोसा तो है कि ये निर्णय लेना चाहिए, सही है, फिर भी थोड़ा सा डाउट अंदर रहता है, तो हम भी क्या करते हैं, अपने दोस्त वगैरह से बात कर लेते हैं जो करीबी होता है, फिर हमको क्या आ जाता है, फुल कॉन्फिडेंस, उसी के लिए बनाया गया। दोस्त क्या है, यह मुख्य कैबिनेट के महत्व शक्तियों को कम करती है, बाहरी व्यक्तियों को सरकारी निर्णयों में प्रभाव देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें क्या है, मित्र वगैरह भी शामिल हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, जिनका राज्यसभा या लोकसभा का सदस्यता लेना कोई अनिवार्य नहीं है। ये क्या अनऑफिशियल है, सरकारी नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री क्या इनके करीबियों से ज़्यादा
परामर्श ले तो ये क्या कैबिनेट मंत्रियों के क्या महत्व और शक्तियों को कम कर सकती है और बाहरी व्यक्तियों का क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, उसके किसी उद्योगपति से मतलब अच्छे संबंध हैं, अब उसे कोई योजना लानी है कॉमर्शियल रूप में, तो वो क्या सिर्फ उसी से परामर्श ले लिया, तो कैबिनेट का मंत्री का तो कोई रोल रहा ही नहीं, सिर्फ उन दोनों का बेनिफिट हो गया। इसलिए क्या है, इसमें ये दोष बताया जाता है। पर इसके फ़ायदे भी हैं कि जल्दी निर्णय ले सकते हैं और गोपनीयता बनी रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्लाइड बची है, इसको और हम कंप्लीट करके और आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। कल आपको बहुत धांसू वीडियो में लाने वाला हूँ सब चीज़, पीवाईपी कैसे हैंडल करते हैं, मैराथन वीडियो जो हमने सब पढ़ा है उनके सारे पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे। और ये कोई ऐसी क्लास नहीं है 2 दिन में आपको पढ़ा रहा हूँ, तीसरे दिन में आपको बोलने लग जाऊँ कि अब इससे आगे पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लीजिए, बैच लीजिए, पैसे खर्च करिए। ये सब नहीं होगा। मैंने बोला फ्री तो कंप्लीट फ्री, आपको पीडीएफ फ्री, हर चीज़ फ्री। जो भी पीवाईपी का मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको मैं करना सिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं, या आपको मैं मैराथन क्लास का बोला है, तो वो सारे प्रॉमिस निभाए जाएंगे। थोड़ा सा डिले लग रहा है पर आपको नियमित रूप से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं और ऐसे ही कराई जाएंगी। कोई बैच नहीं आने वाला है जिसमें आपको पे करना पड़े। कंप्लीट निःशुल्क एजुकेशन है, सभी पढ़िए संतुष्ट होके। तो चलो ये लास्ट स्लाइड है, उसके और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब इसमें देखते हैं, एक लास्ट चैप्टर है, ये स्लाइड क्या है, लास्ट चैप्टर। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर थे इसलिए मैंने एक साथ 3 चैप्टर ले लिए। मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी। तो देखिए मुख्य विशेषताएं कि संविधानेतर, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, ये कार्य नियमों के तहत गठित होती हैं। तो संविधानेतर का मतलब होता है कि संविधान में तो उनका कोई ऐसा खास उल्लेख दिया नहीं है, फिर भी क्या कार्य नियम वगैरह फास्ट हो सकें, नीति फास्ट बन सकें, उनके लिए इनका उल्लेख किया जाता है या ये गठित की जाती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तदर्थ समितियाँ वे समस्याओं के समाधान के बाद भंग कर दी जाती हैं। तो जैसे कोई एक इश्यू आया है, उस पर कोई कमेटी बनानी है, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग वगैरह ये बनते हैं, तो कमेटी तो बहुत सारी बनती रहती हैं, तो उसके लिए बनाई जाती हैं। इसमें कुछ सदस्य ऐड किए जाते हैं और वो क्या है, उस पर निर्णय लेते हैं। गठन व सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग के अनुसार गठित करती है। इसमें मुख्यतः कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। अध्यक्षता, सामान्यतः प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं तो वे अनिवार्य रूप से इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये समितियाँ होती है, सामान्यतः इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन अगर कोई समिति बनी है, उसका प्रधानमंत्री भी सदस्य है, तो फिर अनिवार्य रूप से ही प्रधानमंत्री उसका क्या होगा, अध्यक्ष। इसके बाद देखते हैं, वर्तमान में 8 मंत्रिमंडलीय समितियाँ हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं। और इसके बाद जो भी आपका मतलब बचता है, आगे चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे और वो सब कंप्लीट होते जाएगा। तो 8 मंत्रिमंडलीय समितियाँ हम पढ़ते हैं। पहली है राजनीतिक मामलों की समिति, सभी राजनीतिक परिस्थितियों व घरेलू विदेशी मुद्दों को देखती है, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समिति, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों में उच्च पदों की नियुक्ति का निर्णय लेती है। संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार के कार्यों का संचालन करती है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में सामान्यतः कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संसदीय मामलों की समिति में गृह मंत्री या वरिष्ठ मंत्री, मुख्यतः क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। सुरक्षा संबंधी समिति रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु और ऊर्जा संबंधी मामलों, अध्यक्ष वही प्रधानमंत्री होगा। आवास संबंधी सरकारी आवासों के आवंटन से संबंधित। निवेश एवं वृद्धि संबंधी समिति पूंजी प्रवाह, व्यापार सरलीकरण, निवेश प्रोत्साहन। ये पूंजी प्रवाह वगैरह क्या होते हैं, इनको हम इकोनॉमिक्स का बैच चलाएंगे रमेश चंद के थ्रू, जो बहुत अच्छी बुक है, तब हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबको समझेंगे। अब लास्ट समिति जो बचती है, रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी समिति, कौशल विकास एवं कार्यबल में महिला सहभागिता बढ़ाने हेतु ये होती हैं। तो कौन कौन सी हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। राजनीतिक मामलों वाली हो गई, आर्थिक मामलों, नियुक्ति समिति, संसदीय मामले, सुरक्षा, आवास, निवेश वृद्धि और रोजगार और कौशल विकास संबंधी समिति। इसके बाद लास्ट ये बचा है, तो इसको हम देखते हैं। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, GOMS, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय हेतु ये गठित तदर्थ निकाय होता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ARC की सिफारिश, अधिक संख्या GOMS के गठन से बैठकों में देरी होती है। आयोग ने उनके चयनात्मक उपयोग और स्पष्ट आदेश, निश्चित समय सीमा निर्धारण करने की अनुशंसा की है। तो ARC क्या होता है, समय समय पर निकाली जाती है कि भाई प्रशासन कैसे अच्छे चले, राज्य सरकार मतलब हमारा भारत देश की सरकार वगैरह कैसे कार्य करें, तो उसके सुधार के लिए बुक आती है। उसमें बोला गया है कि भाई उसके चयन के लिए उपयोग स्पष्ट आदेश होने चाहिए और निश्चित समय सीमा निर्धारण करनी चाहिए, जैसे निर्णय में क्या है, देरी ना हो। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर 3 चैप्टर हम पढ़े हैं, बहुत छोटे छोटे से। ऐसे आगे मिलते जाएंगे आपको, कल नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, आगे चल के इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और ये देखो, मैं आपको क्या है वो मैं शॉर्टकट नहीं दिखा सकता, क्योंकि शॉर्टकट वर्क नहीं करता है। आजकल जिस हिसाब का कंपटीशन है, आपको ये बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड बुक है, किसी भी टॉपर को उठा लिया, उन्होंने सब ने पढ़ी है, तो क्यों ना एक बार अच्छे से तैयारी कर ही ली जाए। तो ये लक्ष्मीकांत को पढ़ के अच्छे से आपको प्रॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं, सब चीज़ यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। तो निश्चिंत होकर आप इस चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करिए। तो चलिए, अगर फ्यूचर में सब मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल बजट बढ़ा तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह पे भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उस पर हम लाइव भी जाया करेंगे, सब चीज़ें की जाएंगी। पर अभी थोड़ा कंटेंट आपको एकदम टॉप लेवल का मिल रहा है, पर थोड़ा सा जो क्वालिटी है डिजिटल बोर्ड वगैरह वो अभी मेरे पास नहीं है। तो उसका जैसे भी अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले मुझे यही करना है। तो चैनल पे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं नई चैप्टर के साथ, नई वीडियो में। नमस्कार।